ठीक है, ओके। तो देखना व्हाट इज द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, दैट इज ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, राइट, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। अब स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से बात करें तो वहां 3 टॉपिक्स उन्होंने एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। बट मैंने क्या किया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का एक अलग चैप्टर बनाया है और इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का अलग चैप्टर बनाया है। तो दैट इज वाई अपना जो रिवीजन है वो भी मैंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग का अलग कराया है और इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का आज अपन एक इकट्ठा रिवीजन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू ए कॉमन रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है सर, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आमतौर पे अपन समझते हैं सर इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई फ्रॉड हुआ रहेगा और उस फ्रॉड का पता लगाने के लिए अपने को अपॉइंट किया गया है टू डू द इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली यही समझ में आता है अपने को कि व्हेन वी थिंक अबाउट इन्वेस्टिगेशन तो अपने दिमाग में क्या आता है, पक्का कोई फ्रॉड हुआ होगा और फ्रॉड का पता लगाने के लिए फ्रॉड के रिस्पॉन्स में अपने को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ब्रॉड मतलब होता है, मतलब वो चीज तो इन्वेस्टिगेशन है ही है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ब्रॉड मतलब होता है। किसी स्पेसिफिक फैक्ट को पता लगाने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल, एक बैंक ने ना डिसाइड करना है कि मेरे को बोरोवर को लोन देना है कि नहीं, एक बैंक ने डिसाइड करना है कि मेरे को बोरोवर को लोन देना है कि नहीं, और बैंक आपको हायर कर सकता है और बैंक आपको बोल सकता है कि प्लीज आप इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि बोरोवर का जो क्रेडिट वर्थिनेस वगैरह है वो कैसा है और बोरोवर को हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। फॉर दैट पार्टिकुलर पर्पस यू माइट बी अपॉइंटेड टू डू द इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी आपको अपॉइंट करे टू डू द इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है कि आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म से ऑफर आया है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि पार्टनरशिप फर्म में आई हैव टू बी ए पार्टनर और नॉट, एंड यू वांट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड यू माइट अपॉइंट अ इन्वेस्टिगेटर कि आप पता लगा के बताओ कि भाई इस पार्टिकुलर फर्म की कुंडली निकाल के बताओ बेसिकली कि ये फर्म की कुंडली क्या है और अपने को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं एज ए पार्टनर। तो इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट का पता लगाने के लिए हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फ्रॉड के रिस्पॉन्स में ही इन्वेस्टिगेशन होगा। क्लियर है? ड्यू डिलिजेंस की बात करें सर तो ड्यू डिलिजेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, बट वो जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली वो मर्जर्स, एक्विजिशंस, बायबैक, उन सब चीजों के रिगार्डिंग होगा कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, दोनों कंपनी का आपस में मर्जर हो रहा है, एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन वो कंपनियां क्या कराती हैं, इन्वेस्टिगेशन कराती हैं कि अपने को मर्ज करना चाहिए कि नहीं, टारगेट कंपनी को मर्ज करके अपने को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो उस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को अपन क्या बोलते हैं, ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। और अगर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की बात करें तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर भी दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स का इन्वेस्टिगेशन रहता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स, ठीक है। फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चलो भाई, वीडियो को लाइक करते हुए चलो, मतलब वो तुम्हारा अटेंडेंस है, वो तुम्हारा प्यार है, उस चीज में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अब देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्यू डिलिजेंस का पार्ट अपन सबसे पहले कर रहे हैं। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है सर? ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड बाय इन्वेस्टर्स into the details of a potential investment such as examination of operations and management and the verification of material facts। और मेनली ये ड्यू डिलिजेंस कब किया जाता है सर? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के केसेस में किया जाता है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के केस में किया जाता है, एक्विजिशंस के केस में की जा सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट्स के केस में की जा सकती है। तो इन सब चीजों में ड्यू डिलिजेंस किया जा सकता है। ओके सर, ड्यू डिलिजेंस ऑडिट से अलग होता है, इसे नॉन सीए भी कर सकता है। और ड्यू डिलिजेंस के इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यू डिलिजेंस के रीजंस क्या है कि मान लीजिए मुझे क्या करना है सर, मेरी कंपनी के पास ऑफर आया है कि मुझे सामने वाली कंपनी को एक्वायर करना है, मतलब आई हैव टू एक्वायर दैट टारगेट कंपनी, आई एम द एक्वायरर कंपनी। तो आप पार्टिकुलरली सामने वाला जो बिजनेस दिखा रहा है क्या वो बिजनेस वाकई में वैसा है, उसके लिए मैं ड्यू डिलिजेंस करा सकता हूं। इस डील में मेरा कोई मेजर नुकसान तो नहीं होने वाला, इस डील में कोई हिडन डिफेक्ट तो नहीं है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मुझे लेटर ऑन लॉस हो सकता है, उस पार्टिकुलर कारण से मैं ड्यू डिलिजेंस करा सकता हूं, राइट। तो इन सब कारणों के कारण मैं ड्यू डिलिजेंस करा सकता हूं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर ड्यू डिलिजेंस? To confirm that the business is what it appears to be, to identify potential deal killers defects in the target company and avoid a bad business transaction, एकदम लॉजिकल है। To gain information that will be useful for valuing assets and all, and to verify कि जो भी ट्रांजैक्शन की जा रही है वो एक्विजिशन के क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं है, whether to verify the transaction complies with the investment or acquisition criteria। तो ये 4 अलग अलग रीजंस हैं ड्यू डिलिजेंस के। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, यहाँ 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो रिपीटेडली बार बार इंस्टीट्यूट हमसे पूछता है। एक सबसे पहले वो पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और फिर पूछता है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, क्लासिफिकेशन और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्या रहेगा।
तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस कि ड्यू डिलिजेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी चीज है, एबीसी कंपनी डीईएफ कंपनी को एक्वायर करने वाली है और एबीसी कंपनी ने डीईएफ को एक्वायर करने वाली है। उसने आपको अपॉइंट किया कि साहब पता लगा के बताओ कि डीईएफ को एक्वायर करना चाहिए कि नहीं। अब बेसिकली डीईएफ की कुंडली निकालो। अब डीईएफ की कुंडली में क्या क्या निकालोगे, सोचो ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या करोगे। कमर्शियली उनका बिजनेस कैसा है, कमर्शियली उनका बिजनेस विजिबल है कि नहीं है, उनके अकाउंट्स वगैरह चेक करोगे, अकाउंट्स बराबर है कि नहीं। टैक्सेशन पार्ट चेक करोगे कि वो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे करते हैं कि नहीं। उनके लोग कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, उनका आईटी सिस्टम कैसा है, उनका आईटी सिस्टम कैसा है। और अभी अभी ईएसजी एश्योरेंस वाला चैप्टर करके आ रहे हैं सर, तो एनवायरमेंटल लॉज वगैरह कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो यही सारा कुछ आप चेक करोगे ना, जब सामने वाला आपको बोलेगा कि उसकी कुंडली निकालो, यही सारी चीजें चेक करोगे ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस एकदम सिंपल है, कोई निमोनिक का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कि आप इवैल्यूएट करोगे फ्रॉम ए कमर्शियल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव कि सिनर्जी बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह एनालाइज करोगे टारगेट कंपनी का। टैक्स ड्यू डिलिजेंस, टैक्स इफेक्ट्स देखोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द टैक्स इफेक्ट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, आईटी सिस्टम बराबर है कि नहीं सामने वाले का। लीगल ड्यू डिलिजेंस, भाई साहब वो लॉज रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस एंड पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, यानी वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं। बिकॉज नॉर्मली एक्विजिशन वगैरह में क्या होगा, एक्विजिशन के बाद टारगेट कंपनी के जो ह्यूमन एम्प्लॉइज होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक्विजिशन कंपनी में आ जाएंगे। तो पर्सनल ड्यू डिलिजेंस लोग कैसे हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, आपको हेड पॉइंट्स याद रखना है और एक एक लाइन याद रखना है, आप फैक्ट के लिख के आ सकते हो। तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, अब याद कैसे रखोगे सर, कितने सारे पॉइंट्स हैं। पहले लॉजिकली सोचो, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या सोचोगे। सबसे पहले फाइनेंशियल चीजों के बारे में सोचो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर लोगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिव्यू कर लोगे, टैक्सेशन का पार्ट रिव्यू कर लोगे, कैश फ्लोज रिव्यू कर लोगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रिव्यू कर लोगे। थिंक अबाउट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड उसके अलावा जनरली और भी चीजें देख लोगे, जैसे सामने वाले की कुंडली निकालोगे, सामने वाले का हिस्ट्री क्या है, टारगेट कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, वो लॉज रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। अब याद कैसे करना स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, आप याद कैसे करोगे, आप याद रखोगे। देखो सर, आप गए किसी बार में, बार में कौन बैठा था पता है, बार में टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर बैठा था, बार में टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर बैठा था और वो किसी ड्यू डिलिजेंस प्रपोजल की बातें कर रहा था। बार में टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर बैठा था और वो किसी ड्यू डिलिजेंस प्रपोजल की बातें कर रहा था। ओके सर, तो याद भी रहेगा आपको लॉजिकली कि अच्छा बार में टीसीएस का एफएम बैठा था और वो किसी ड्यू डिलिजेंस प्रपोजल की बातें कर रहा था। तो बार में कौन बैठा था, टीसीएस का एफएम। तो सबसे पहले बार यानी बी फॉर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड द बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स। आराम से इसके अंदर 3-4 पॉइंट बना के लिख सकते हो। ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो सारी चीजें। आर से रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर लेना, बैलेंस शीट रिव्यू कर लेना, P&L रिव्यू कर लेना, एसेट्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है, एसेट्स अंडर वैल्यूड तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बराबर है कि नहीं है। बार में कौन बैठा था, टीसीएस का फाइनेंशियल मैनेजर। तो टीसीएस, टी फॉर टैक्सेशन वाला पार्ट रिव्यू कर लेना, टैक्स इफेक्ट्स रिव्यू कर लेना, सरकार को टैक्सेस रेगुलर पे किया है कि नहीं। सी से कैश फ्लोज वगैरह रिव्यू कर लेना। एस से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रिव्यू कर लेना, लॉज रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। और वहां कौन बैठा था, एफएम, दैट इज एफ से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रिव्यू कर लेना, अगले 5 साल में क्या प्रोजेक्शन है टारगेट कंपनी का, वो कितना पैसा कमा सकता है। एंड एम से मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, कि बेसिकली मैनेजमेंट में कौन कौन है, एम्प्लॉइज कौन कौन है, और जो एम्प्लॉय रिलेटेड जो लॉज वगैरह होते हैं वो कंप्लाई किया कि नहीं, टीडीएस पे किया कि नहीं, प्रोविडेंट फंड का पैसा पे किया कि नहीं। तो वो सारी चीजें आराम से थोड़ा बहुत फैक्ट के भी लिख के आ सकते हो। ये सारे हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्लियर है, तो इतने सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, बस इतना याद रख के चलना है। निमोनिक कैसा लगा भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि निमोनिक कैसा लगा। उसके बाद हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे करना है, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे करना है। अब आपको अपॉइंट किया गया है एज ए ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर, आपको ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कैसे करना है। तो बोला देखो एकदम शांत दिमाग से ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करो, एकदम ओपन माइंड से ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करो, ठीक है जी। उसके बाद याद रखना, ड्यू डिलिजेंस अकेले नहीं करने वाले हो, आपको ड्यू डिलिजेंस के लिए चाहिए होगी टीम। तो एक्सपर्ट टीम हायर करो, बेस्ट टीम हायर करो, बेस्ट टीम असेंबल करो, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स को साथ में लेके चलो। फिर जितने भी अलग अलग एरियाज है, याद रखना ड्यू डिलिजेंस आप अलग अलग एरियाज कवर करते हो, फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल, मार्केटिंग, सब चीज कवर करते हो, आईटी सिस्टम सब देखते हो। तो पार्टिकुलरली हर एरियाज में आपको जरूरत पड़े तो एक्सपर्टाइज, जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह उनकी हेल्प लो,
ठीक है जी। कंपनी के प्रमोट कस्टमर से बात करो, सप्लायर से बात करो, बिजनेस पार्टनर से बात करो, एम्प्लॉय से बात करो, अंडरस्टैंडिंग लो, एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लो, एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लो, बोला एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लो, ठीक है ना, आप रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लो। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हो और आपने सामने वाले के जो एम्प्लॉइज हैं उनको परेशान कर दिया है बाय आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला हुआ है, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट एंटेगनाइज द टीम ऑफ पीपल ऑफ द टारगेट कंपनी बाय बॉगिंग डाउन देम विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना लो। तो हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, आराम से 4 नंबर का एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लीगल, मार्केटिंग। कस्टमर से बात करें, सप्लायर से बात करें, बिजनेस पार्टनर से बात करें, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लें और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के चलें। ओके सर। कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे सर? सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन तो आता ही है, यहां भी इंट्रोडक्शन आ जाएगा, यहां भी इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको समरी से मतलब होता है साहब, तो इनके लिए एग्जीक्यूटिव समरी बना के चलो, इनके लिए एग्जीक्यूटिव समरी बना के चलो, इनके लिए एग्जीक्यूटिव समरी बना के चलो। ओके सर, ऐसा एग्जीक्यूटिव समरी भी बना लेंगे। आप ऐसे याद रखो, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, सबसे पहले EIS, EIS है ना, EIS। अब EIS क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन एंड स्वॉट एनालिसिस एंड सजेशंस। ये 4 पॉइंट याद करके चलो, सीक्वेंस जरूरी नहीं है यहां पे। तो एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, स्वॉट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्वॉट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सजेशंस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उन चीजों के बारे में रिपोर्ट्स में बताते हो। एक क्वेश्चन पूछा है बकायदा मॉड्यूल में, एक पूरा केस स्टडी दिया है जहां पे बोला है कि वो पार्टिकुलरली जो ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर है अलग अलग चीजें एग्जामिन कर रहा है, और पूछा कि यहां पे वो क्या कर रहा है, तो यहां पे वो स्वॉट एनालिसिस कर रहा है। उसके अलावा क्या याद करोगे? उसके अलावा क्या याद करोगे? बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, सिंपल पॉइंट है। और उसके अलावा याद कर लेना असेसमेंट ऑफ, आप काफी चीजों का क्या करने वाले हो? असेसमेंट करने वाले हो। आप काफी चीजों का क्या करने वाले हो? असेसमेंट करने वाले हो। असेसमेंट ऑफ वर्ड याद रख लीजिए और इसमें 5-6 पॉइंट चिपका दीजिए। आप असेसमेंट करोगे किसका? एसेट्स का। आप असेसमेंट करोगे किसका? लायबिलिटीज का। फिर आप असेसमेंट करोगे किसका? टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज का। बैलेंस शीट के 3 पॉइंट्स हो गए। फिर आप असेसमेंट किसका करोगे बेटा? फिर आप असेसमेंट किसका करोगे? पॉसिबल लायबिलिटीज का ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशंस, मतलब बैलेंस शीट के 4 पॉइंट हो गए। असेसमेंट किसका करोगे? नेटवर्थ का, मतलब बैलेंस शीट के 5 पॉइंट हो गए। फिर अब P&L में भी आ जाते हैं, तो असेसमेंट किसका करोगे? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का। तो आराम से आपका कम से कम 10-11 पॉइंट तो यहां लिखने के लिए आ जाएगा। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की नीड नहीं है। एक लास्ट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ड्यू डिलिजेंस के पार्ट से। बोला सुनो सुनो सुनो, कुछ हिडन लायबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी हिडन लायबिलिटीज हो सकती हैं कंपनी में जो कंपनी सामने से शो नहीं कर रही है। तो हिडन लायबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या फिर ऐसे हो सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू कर रखा है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बेसिकली अलग अलग एरियाज दिया हुआ है कि कंपनी लायबिलिटीज को हाइड कैसे कर सकती है, या फिर कंपनी अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू कैसे कर सकती है। तो इतना कॉमन सेंस तुम सबके अंदर है कि कॉमन सेंस लगाकर, अकल लगाकर तुम ऐसे आंसर्स लिख सकते हो कि सर हिडन लायबिलिटीज। तो सोच के देखो कंपनी ने लायबिलिटीज को हाइड कैसे किया होगा। कोई कंपनी के खिलाफ ना शो कॉज नोटिस आया था, कंपनी के खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस आया था, कंपनी ने उस शो कॉज नोटिस का डिस्क्लोजर ही नहीं दिया, उसे छुपा दिया, मतलब बेसिकली अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को छुपा दिया। तो कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज छुपा दी। कंपनी ने डायरेक्ट टैक्सेशन लॉस के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉस के अंदर अपनी लायबिलिटी कम करके दिखा दी। कंपनी ने वारंटी क्लेम्स कम करके दिखा दिया। ठीक है ना। मान लो सपोज कोई लेबर का ना स्ट्राइक चल रहा है, लेबर का स्ट्राइक चल रहा है, 2 साल से लेबर स्ट्राइक कर रहा है और लेबर डिमांड कर रहा है कि हमारा जो वेजेस है वो एज पर द वेजेस एक्ट इंक्रीज किया जाए। और कभी भी कंपनी को क्या करना पड़ सकता है? उनका जो वेजेस है इंक्रीज करना पड़ सकता है, बट कंपनी ने ऐसे किसी लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। मतलब कुल मिला के कंपनी क्या कर रही है? अपनी लायबिलिटीज को हाइड कर रही है, अपनी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं कर रही है, शो कॉज नोटिसेस हाइड कर रही है, लेबर क्लेम्स को कंसिडर नहीं कर रही है, वारंटी क्लेम सप्रेस कर रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर रही है कंपनी? अपनी लायबिलिटीज छुपा रही है। तो इसके अंदर ना एक बार क्या कर लेना, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना और सारा पॉइंट एक बार खाली रीड कर लेना, रीड कर लेना। ओवर वैल्यूड एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स के वैल्यू को इन्फ्लेट कैसे कर सकती है सर? कैसे पॉसिबल है कि कंपनी का जो एसेट्स का वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड है? मान लो ना, लेट अस से कंपनी के पास एक लैंड है लोनावला में, उस लैंड के खिलाफ ना डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है। तो अगर उस लैंड के खिलाफ केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो वैल्यू है वो घट जाएगा, बट कंपनी अभी भी क्या कर रही है? पूरा वैल्यू दिखा रही है। तो ओवर वैल्यूड एसेट्स। एक कंपनी दिखा रही है कि मेरा गुडविल 100 करोड़ का है, जबकि जो गुडविल है घंटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुडविल एकदम है ही नहीं।
यानी इनटेंजिबल एसेट्स में वो भरा के दिखा सकती है, इन्वेस्टमेंट्स भरा के दिखा सकती है। हो सकता है डेप्रिसिएशन माइनस ना किया हो, डेप्रिसिएशन कम माइनस किया हो सकता है इंपेयरमेंट माइनस ना किया हो, राइट, हो सकता है इंपेयरमेंट माइनस ना किया हो, तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। या एक चांसेस क्या पता है, एब्सोल्यूट इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, वो कचरा वाला इन्वेंट्री होता है ना जिसका कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी का माल भरा हुआ है, कंपनी उसे भी फुल वैल्यूज में दिखा रही है, कंपनी उसे भी फुल वैल्यूज में दिखा रही है, तो ओवर वैल्यूड इन्वेंट्रीज, ओवर वैल्यूड इन्वेंट्रीज, समझ रहे हो। डेटर है जिससे पैसा मिलना ही नहीं है, डेटर है जिससे पैसा मिलना ही नहीं है, कंपनी फिर भी फुल डेटर रिकॉर्ड कर रहा है, प्रोविजन एडजस्ट ही नहीं किया, तो अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स। तो इस प्रकार से कंपनी क्या कर रही है, ओवर वैल्यूड एसेट्स को दिखा रही है, रिकॉर्ड कर रही है। थैंक यू हेमंत, थैंक यू हेमंत, आई एम ग्लैड कि ये रिवीजन वीडियोस आपके हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से यहां भी आपने क्या करना है सर, कोई भी 5 पॉइंट आपने याद कर लेना है और आपने एक बार खाली क्या कर लेना है सर, रीड कर लेना है। एकदम कॉमन सेंस के थ्रू क्या कर सकते हो आप, अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी सिंपल। समझ में आया ना लॉजिक कि एसेट्स को किस तरीके से कंपनी इन्फ्लेट कर रही है। लिटिगेशन है लेकिन फिर भी लिटिगेशन वाला चीज का एडजस्टमेंट नहीं कर रही है, इनटेंजिबल्स को भरा के दिखा रही है, इन्वेस्टमेंट्स को भरा के दिखा रही है, इंपेयरमेंट्स को कंसीडर नहीं कर रही है, डेप्रिसिएशंस कंसीडर नहीं कर रही है, ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी को फुल वैल्यूज में दिखा रही है। तो इस प्रकार से कंपनी क्या कर सकती है सर, अपने एसेट्स के वैल्यू को वहां पे ओवर वैल्यू करके दिखा सकती है। क्लियर है। उसके बाद आता है अपना पार्ट बी ऑफ द चैप्टर, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। अब सबसे पहले ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन कि सर ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में ना डिफरेंसेस क्या क्या है, पहले हमको ये बता दो कि ऑब्जेक्टिव वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो बेसिक पैरामीटर्स में। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, स्कोप क्या है दोनों का, नेचर क्या है दोनों का, लिमिटेशंस वगैरह लगा है क्या कुछ, चाहे ऑडिट हो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस तो दोनों में लोगे, रिपोर्टिंग तो दोनों में इशू करोगे। तो ये जनरल चीजों के बेसिस में आप क्या कर सकते हो सर, डिफरेंशिएट कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तुमको बचपन से पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, बचपन से मतलब इंटर से यार, उससे पहले तो ऑडिट किया नहीं था तुमने। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, रिपोर्ट करना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है, टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट, टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट। जैसे आपने बैंक का एग्जांपल लिया था, जैसे आपने इनकमिंग पार्टनर का एग्जांपल लिया था। उसके बाद स्कोप, याद रखना जो ऑडिट का स्कोप है नॉर्मली वो डिटरमाइंड बाय लॉ होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसा भी हो सकता है कि सर लॉ के अंदर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो। जैसे देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो भी कंपनी लॉ के अंदर मैंडेटरी होता है। तुमने अपने स्टॉर्म के पेपर में पढ़ा रहेगा, दैट इज, और स्टॉर्म कैसे पढ़ते हो वो तो पता ही है खैर मुझे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, 212, 213, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने मर्जी से इन्वेस्टिगेशन करा रही है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। एक डिफरेंशिएशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। ऑडिट हमेशा पीरियोडिकली होता है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, नॉर्मली ईयरली, जबकि इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होता। नेचर, ऑडिट में क्या होता है सर, टेस्ट चेकिंग होता है, सैम्पलिंग होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट चेकिंग या सैम्पलिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना होगा सर, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना रहेगा, मतलब डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना रहेगा। इनहेरेंट लिमिटेशन, साहब ऑडिट में बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसके बारे में अपन ऐसे 200 में पढ़ते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई भी इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सर ऑडिट में अपन कौन सा एविडेंस लेते थे, परसुएसिव एविडेंस लेते थे, परसुएसिव एविडेंसेस लेते थे, या फिर प्राइमा फेसी एविडेंस लेते हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में उससे काम नहीं चलेगा, यहां क्या चाहिए अपने को, कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। यहां क्या चाहिए सर, कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। और फाइनली ऑडिट में आप रिपोर्टिंग किसको करते थे, मालिकों को करते थे, ओनर्स को करते थे। जबकि इन्वेस्टिगेशन में आप रिपोर्टिंग किसको करोगे, जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया है, जिसके बिहाफ पे आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस में कैरी आउट हो रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करोगे वहां पे। अगर ट्रिब्यूनल के बोलने पे किया जा रहा है तो आप ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सबमिट करोगे। कोई क्रेडिटर के रिक्वेस्ट में किया गया तो क्रेडिटर को भी रिपोर्ट क्या किया जाएगा सर, भेजा जाएगा। उसके बाद बात होता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो भाई एकदम लॉजिकल सी चीज है, आपको अपॉइंट किया गया एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप सोचो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले पूछोगे सामने वाले से, अरे मेरा ऑब्जेक्टिव तो बता दो, मेरा स्कोप तो बता दो। क्या पूछोगे, भाई मैं इन्वेस्टिगेशन तो कर लूं, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव तो बता दो, स्कोप तो बता दो। उसने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, आपका स्कोप बता दिया, वेरी गुड। फिर आप क्या करोगे, अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को ड्राफ्ट करोगे बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, बेस्ड ऑन योर स्कोप। आप क्या करोगे, प्रोग्राम बनाओगे। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करोगे। जब आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करोगे तो आप एविडेंसेस लोगे। अब ऑडिट में अपन जनरली एविडेंसेस लेके छोड़ देते हैं, बट आप इन्वेस्टिगेटर हो यहाँ पे, तो आप अपनी फाइंडिंग्स को एनालाइज भी करोगे। क्या करोगे सर, फाइंडिंग्स को एनालाइज भी करोगे और फाइनली रिपोर्टिंग भी करोगे। बहुत सिंपल है।
रिपीट करना, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन। आप कौन हो सर? इन्वेस्टिगेटर। आपको अपॉइंट किया गया है एज ए इन्वेस्टिगेटर। अब आपको क्या करना है सर? स्टेप्स डिसाइड करना है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप क्लाइंट को? अरे भाई मेरा ऑब्जेक्टिव तो बता दो, मेरा स्कोप तो बता दो। तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, स्टेप 1। फिर आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओगे। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम कैसे बनाना है इसका अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आप क्या करोगे? एविडेंसेस लोगे, फिर उन एविडेंसेस को एनालाइज करोगे, फाइनली आप क्या करोगे? रिपोर्टिंग करोगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कोप। फिर आप क्या करोगे सर? इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओगे। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओगे कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द स्कोप ऑफ द वर्क, वो सारी चीजें देख के। फिर आप क्या करोगे सर? एविडेंसेस कलेक्ट करोगे। और याद रखना अगर आप ऑडिटर होते तो आप खाली प्राइमा फेसी एविडेंस ले रहे होते, आप उतना डीप डिग नहीं कर रहे होते एविडेंसेस पे, आप परसुएसिव एविडेंसेस ले रहे होते हैं। बट आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आप अपना जो स्कोप है खाली प्राइमा फेसी एविडेंस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, आप कंक्लूसिव एविडेंसेस लेने का सोचोगे और उसके लिए आप एक्सटर्नल पार्टीज की भी मदद ले सकते हो। फिर अपने इंटरप्रिटेशंस को क्या करोगे सर? एनालाइज करोगे और फाइनली रिपोर्ट इशू करोगे। अब रिपोर्ट से भी अलग क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले सर रिपोर्ट आप किसको इशू करोगे? रिपोर्ट आप उस बंदे को इशू करोगे जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि रिपोर्ट इशू करते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखोगे? एकदम जनरल सा क्वेश्चन है। बोला सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारा बीकॉम का पेपर नहीं है यार, ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है। बीकॉम का पेपर होता तो कुछ भी रेलिवेंट बातें लिखते, कुछ भी कहानी लिखते, फिर तो तुम लोग अपने आंसर में वो गाना वगैरह भी लिख देते हो यार। लेकिन ये तुम्हारा एक इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी इररिलेवेंट मत इंक्लूड करना, कुछ भी इररिलेवेंट मत इंक्लूड करना। और हर एक शब्द जो तुम अपने रिपोर्ट में लिखोगे सोच समझ के यूज करना, बिकॉज एक वर्ड के सेवरल इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते हैं। कोई भी फैक्ट तुम स्टेट करोगे, कोई भी कंक्लूजन तुम स्टेट करोगे, उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ लिंक करके चलना, उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ लिंक करके चलना। तो रिपोर्ट में कुछ भी फालतू का मत लिखना, हर वर्ड एक्सप्रेशन सोच समझ के यूज करना, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स को एविडेंसेस के साथ ही प्रेजेंट करना, जो भी तुम्हारे अजम्पशंस वगैरह हैं उनको क्लियरली मेंशन करना, तुम्हारा नेचर ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी रिपोर्ट में क्लियरली बताना, और अगर तुम्हारे काम में कुछ लिमिटेशन लगाया गया है उसके बारे में भी बताना। तुम्हारा नेचर ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में भी बताना, अगर तुम्हारे काम में कुछ लिमिटेशन लगाया गया है उसके बारे में भी बताना। फिर क्या बोला भाई? बोला रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में दे देना। क्या बात है, रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में दे देना और हर एक पैराग्राफ के एक हेडिंग दे देना। और जो ओपिनियन होगा इन्वेस्टिगेटर का वो फाइनल पैरा ऑफ रिपोर्ट में आएगा। जो ओपिनियन होगा इन्वेस्टिगेटर का वो फाइनल पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट में आएगा। एकदम सिंपल बातें हैं, ज्यादा दिमाग लगाने का है ही नहीं। और ये सब चैप्टर आप छोड़ के जाने का सोचते हो। फिर आता है सर स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन। अब ये नॉर्मल इश्यूज नहीं है सर, स्पेशल इश्यूज है कि आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कुछ स्पेशल इश्यूज आप फेस कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन के वक्त। वो स्पेशल इश्यूज क्या होंगे जो आप फेस करोगे इन्वेस्टिगेशन के वक्त? वो स्पेशल इश्यूज क्या होंगे सर? 7 स्पेशल इश्यूज हैं यहाँ पे, 7 स्पेशल इश्यूज हैं, 7 स्पेशल इश्यूज हैं। 5 याद करना है, 7 रीड करना है। स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले यार मैं ऑडिटर होता तो मैं सैंपल बेसिस में काम कर लेता, लेकिन अब मैं कौन हूं? मैं तो इन्वेस्टिगेटर हूं। तो यार क्या मैं सैंपल बेसिस में काम करूं या फिर मैं 100% चेकिंग करूं? ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आपको रिजॉल्व करके चलना है। दूसरी चीज, यार मैं तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी हुआ रहेगा, तो क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट हुआ है क्या मैं उस पर रिलायंस प्लेस कर सकता हूं? तीसरी चीज, क्या मेरे को एक्सपर्ट की जरूरत है या मैं अकेला ही काफी हूं? क्या मेरे को एक्सपर्ट्स की जरूरत है या मैं अकेला ही काफी हूं? चौथी चीज कि पार्टिकुलरली मेरे को कोई भी स्पेकुलेटिव ओपिनियन नहीं देना है, मेरे को किसी भी डिस्प्यूट से बाहर रहना है, मेरे को किसी भी लड़ाई झगड़े से बाहर रहना है, मेरे को किसी भी लड़ाई झगड़े से बाहर रहना है, मेरे को किसी भी प्रकार का फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं देना है। तो दिस इज वन ऑफ द इशू आई विल कंसिडर कि यार मैं फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दूं क्या? मैनेजमेंट मेरे से फ्यूचर के बारे में कुछ बुलवाना चाह रहा है क्या? मैं फ्यूचर के बारे में स्टेटमेंट दूं क्या? और अगर मैं ऑडिटर होता तो मैं वर्किंग पेपर्स मेंटेन करके चलता, बट अब मैं कौन हूं सर? मैं तो इन्वेस्टिगेटर हूं। तो अब भी क्या मेरे को वर्किंग पेपर्स मेंटेन करके चलने हैं क्या? तो क्या क्या इश्यूज है सर इन्वेस्टिगेशन में? सबसे पहला इश्यू है कि आप कौन हो सर? आप एक इन्वेस्टिगेटर हो। तो क्या आपको 100% वेरिफिकेशन की जरूरत है या फिर आप सैम्पलिंग अप्रोच से काम चला सकते हो? बोला बेटा इसका कोई गोल्डन आंसर नहीं हो सकता, दिस विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह पता चला है कि आपने ना कैश वेरीफाई करना है और कैश का डिफल्केशन हुआ है, तो आपने पूरा का पूरा जितना कैश वाउचर है पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा, सैम्पलिंग का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपने प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है कि प्रॉफिटेबिलिटी सही तरीके से कैलकुलेट किया है कि नहीं, तो यहां पे आप सैंपल बेसिस में काम चला सकते हो। फिर whether the investigator can put reliance on the audited financial statements। बोला देखो ऐसा भी हो सकता है सर कि इन्वेस्टिगेशन हुआ ही क्यों है? क्योंकि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी रिलायबिलिटी में डाउट था,
और उसकी वजह से सर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अगर ऐसा है फिर तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलाई करने का मतलब ही नहीं बनता। तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो, कुछ पैक वगैरह तो नहीं लगा लिया है कि एक तरफ ये इन्वेस्टिगेशन हुआ ही क्यों है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाउट है उसकी जेन्युइननेस में, बोल के तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और तुम उसी पर रिलाई करने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ डाउट करने का नहीं है तो आप रिलाई कर भी सकते हो। तीसरी चीज एक्सपर्ट की जरूरत है क्या। चौथी चीज लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बैंक ने अपॉइंट किया कि कस्टमर का इन्वेस्टिगेशन करो और बताओ लोन देना है कि नहीं। वहां कस्टमर बोल रहा है मेरे से 10 लाख पकड़ और मेरे को लोन दिला दे, पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट कर दे। वहां से बैंक बोल रहा है, तो भाई आपको किसी भी डिस्प्यूट से बाहर रहना है, आपको अनबायस्ड वे में काम करना है। अगली चीज पार्टिकुलरली आपने स्पेकुलेटिव ओपिनियन नहीं देना है, आपने फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, और आपने वर्किंग पेपर्स रिटेन करके चलना है। आपने भी वर्किंग पेपर्स रिटेन करके चलना है एज ए इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन आता है, जनरल सा क्वेश्चन आता है, फेंकने वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। अब एक बिजनेस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है सर, किसके इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है सर, बिजनेस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। बिजनेस यानी बिजनेस मतलब दिमाग में P&L आना चाहिए, बैलेंस शीट आना चाहिए, ये सारी चीजें आना चाहिए। तो बोला साहब बिजनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर स्पेशल इश्यूज क्या होंगे। बोला सबसे पहले ओवरऑल बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L देख लो, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट देख लो। अब मजे की चीज, P&L के जितने आइटम्स है सबको फेंक डालो, सबका पॉइंट लिखो और सबके अंदर का एक्सप्लेनेशन लिख दो, बना के लिख सकते हो, फेंक सकते हो, जितना फेंकना है उतना फेंको। स्टेटमेंट ऑफ P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या क्या देखोगे, बना के लिख सकते हो, खाली हेडिंग देख लो। यहां पे टर्नओवर देख लेंगे सर, वेजेस देख लेंगे सर, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस देख लेंगे सर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन देख लेंगे। अब देखना टर्नओवर तुम आराम से फेंक सकते हो, वेजेस आराम से फेंक सकते हो, डेप्रिसिएशन आराम से फेंक सकते हो, तुम्हारे अंदर फेंकने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन में याद रखना, मैनेजरियल रेम्युनरेशन में तुमको कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना है कि पार्टिकुलरली तुम ये चेक करोगे कि जो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है वो कंपनीज एक्ट के जो लिमिट्स दिए हुए सेक्शन 197 में उसको एक्सीड तो नहीं कर रहा। फिर एक रिपेयर्स मेंटेनेंस का पॉइंट आ गया, एक एक्सेप्शनल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होता है उसका पॉइंट आ गया, एक डिफरेंट पॉइंट एक ही है अनयूजुअल ईयर, डिफरेंट पॉइंट एक ही है अनयूजुअल ईयर। बोला पार्टिकुलरली हो सकता है कोई एक साल है, मान लो कोविड की वजह से एक साल में सेल्स बहुत डाउन थे, वो एक अनयूजुअल ईयर है, आप उसको हटा भी सकते हो, सेट असाइड भी कर सकते हो। फिर बैलेंस शीट में आ जाओ। अब बैलेंस शीट में सेम कहानी यार, बैलेंस शीट के आइटम्स को झाड़ते जाओ। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आराम से तुम झाड़ सकते हो ज्ञान अपना। फिक्स्ड एसेट में क्या चेक करोगे, इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, आराम से झाड़ दिया तुमने। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा था तुमसे, स्पेशल इश्यूज इन कनेक्शन विद बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। पहले स्टडिंग द ओवरऑल पिक्चर, फिर P&L के आइटम्स में 6-7 आइटम्स लिख दो, फिर बैलेंस शीट के आइटम्स में 6-7 आइटम्स लिख दो। अब उसके बाद जब तुम टर्नओवर की बात करोगे, टर्नओवर के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, टर्नओवर के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, और इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बोला जब आप टर्नओवर एसेस करोगे तो जब भी फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को कैलकुलेट किया जाएगा कि कंपनी क्या इस टर्नओवर को फ्यूचर में मेंटेन कर सकती है, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे, और वर्किंग कैपिटल एसेस करते वक्त आप क्या क्या एसेस करोगे। बिकॉज बिजनेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, तो अपने को क्या करना है, ये भी देखना है कि कंपनी टर्नओवर आगे मेंटेन कर पाएगा क्या, और वर्किंग कैपिटल बराबर है क्या। तो टर्नओवर में क्या क्या देखोगे सर, 4 पॉइंट्स हैं। टर्नओवर में क्या क्या देखोगे सर, 4 पॉइंट्स हैं। आप देखो इसमें कैसे याद कर सकते हो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो सर, टीएमसी का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो बहुत ही तगड़ा है सर। टीएमसी का जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है वो बहुत ही तगड़े हैं सर, इसकी वजह से वो अपना टर्नओवर हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। तो टीएमसी के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है वो बहुत ही तगड़े हैं सर, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना टर्नओवर मेंटेन करके चलते हैं। मतलब टी से सबसे पहले देख लो ट्रेंड एनालिसिस कर लो, फिर तुम मार्केटेबिलिटी देख लो कि यार पार्टिकुलरली मार्केट में कुछ पोटेंशियल है क्या, न्यू मार्केट्स में एंटर किया जा सकता है क्या। कंपटीशन देख लो, कल कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो तुम्हारा बैंड तो नहीं बजा जाएगा, एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देख लो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो प्लास्टिक वाले गुड्स में डील करती है, तो यार गवर्नमेंट आज के टाइम में सपोर्टिव नहीं है प्लास्टिक की चीजों में, तो उनका जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो इतना फेवरेबल नहीं है, बट एक कंपनी है वो इन्वायरमेंटल फेवरेबल चीजों में डील करती है, तो जो पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रहेगा।
तो ये सारी चीजें देके चल लो। और फिर वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का भी क्या करो सर, असेसमेंट करो। वर्किंग कैपिटल का भी क्या करो सर, असेसमेंट करो। ये अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, दिमाग में क्या आना चाहिए सर, दिमाग में तीन चीज आनी चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। एक इन्वेंट्री, और क्या आना चाहिए सर दिमाग में, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल एंड टर्नओवर। दिमाग में ये चार चीजें आनी चाहिए अगर वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू टर्नओवर है वो इंक्रीज हो रहा है क्या, उसके बाद ट्रेड पेबल्स का जो पेमेंट है वो प्रॉम्प्टली आ रहा है क्या, एंड पार्टिकुलरली अगर टर्नओवर इंक्रीज होता है, अगर टर्नओवर इंक्रीज होता है तो उसका इंपैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा। अगर टर्नओवर इंक्रीज होता है तो सर उसका इंपैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 210, 212, 213 एंड 216 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आप स्पॉम में पढ़ते हो, अपने सीए फाइनल स्पॉम में पढ़ते हो। और उसके अलावा आता है नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा आता है सर नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, या इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय ए बिजनेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, इन्वेस्टिगेशन ऑन बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू ए कंपनी, या फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिंग टू बाय ए न्यू बिजनेस, इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। ये अलग अलग नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखना सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, एकदम लॉजिकल सी चीज है यार। तुमको ना एक पार्टनरशिप फर्म से ऑफर मिला है, अपने ऊपर लेके सोचो, तुमको एक पार्टनरशिप फर्म से ऑफर मिला है, तुमको ये डिसाइड करना है कि यार मेरे को पार्टनरशिप फर्म का ऑफर एक्सेप्ट करने का है कि नहीं है। तो तुम क्या क्या चीजें चेक करोगे, तुम फर्म की कुंडली निकालोगे, फर्म का हिस्ट्री वगैरह देखोगे, फर्म का हिस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके बाकी पार्टनर्स कैसे हैं, इन बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, जो बाकी पार्टनर्स वगैरह है उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल्स वगैरह तो नहीं है यार, पता चला मैं क्रिमिनल फर्म में क्या बन गया, पार्टनर बन गया, मेरा पीएसआर क्या रहने वाला है, मुझे क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन ना करूं कहीं और ज्वाइन करूं तो मुझे क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यार ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, डिसाइड करूंगा, एकदम लॉजिकल है। तो क्या कर सकते हो, आराम से एक बार रीड कर सकते हो, बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये बेसिकली एक अलग क्वेश्चन है, गलती से यहां पे आ गया। इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, कि फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो। तो यार कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका एफएम का ज्ञान दिया हुआ है, एएफएम का ज्ञान दिया हुआ है, कंप्लीटली एक बार रीड कर लेना। एएफएम का ज्ञान दिया हुआ है, कंप्लीटली एक बार रीड कर लेना कि इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। उसके बाद ये पूरा एएफएम का ज्ञान है, पूरा का पूरा एएफएम का ज्ञान है। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू ए कंपनी। अब आपसे बैंक पूछ रहा है कि सर इसको लोन दें कि नहीं दें, ये कस्टमर आया है 50 करोड़ का लोन मांग रहा है, लोन दें कि नहीं दें, प्लीज पता करके बताइए। तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, आप क्या देखोगे, क्या पूछोगे, क्या देखोगे। अरे यार मान लो बोरोवर का नाम है चिंटू प्रसाद, तो आप क्या देखोगे, चिंटू प्रसाद को किस चीज के लिए लोन चाहिए, उसका शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, कब तक वो रिपे कर देगा, चिंटू प्रसाद की मार्केट में इज्जत क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो बदले में कुछ इनकम बैलेंस वगैरह दे रहा है क्या, कुछ मॉर्गेज वगैरह कर रहा है क्या। तो यही सारी चीज चेक करोगे ना, तब क्या देखोगे, पर्पस, किस पर्पस के लिए चिंटू प्रसाद को लोन चाहिए, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन फॉर बिजनेस, रेपुटेशन वगैरह है कि नहीं है। आप चिंटू प्रसाद अगर कंपनी बना के बैठा है तो आप एमओए एओए चेक कर लोगे, पास्ट 5 इयर्स की परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर लोगे। अब आपने पता लगाना है चिंटू प्रसाद की प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी बराबर है कि नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो, आप एक कंडेंस्ड पी एंड एल अकाउंट बना सकते हो, आप एक कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट।
उसके बाद आप रेशियोज कंप्यूट करके देख सकते हो सर, रेशियोज कंप्यूट करके देख सकते हो, जितने भी अलग अलग प्रकार के रेशियोज हैं रेशियोज कंप्यूट करके देख सकते हो। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियोज निकालो, एनालाइज करो, तो आप रेशियोज कंप्यूट करके देख सकते हो जितने भी अलग अलग प्रकार के रेशियोज हैं। तो सारा रेशियोज का नाम झाड़ दिया, सारे रेशियोज का नाम झाड़ दिया। तो आप क्या कर सकते हो सर, एक कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो सर, रेशियोज कंप्यूट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कहां से कहां जा रहा है, क्वेश्चन कहां से कहां जा रहा है, ये समझो क्वेश्चन कहां से कहां जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या देखा सर, पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, इंटीग्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने क्या करना है सर, एक कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बना लेना है, रेशियोज निकाल लेने हैं। फिर बैलेंस शीट में आपने चीजें चेक कर लेनी है। फिर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें चेक करोगे, मतलब प्रॉपर फेंकने वाला पार्ट है यार, प्रॉपर फेंकने वाला पार्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एज आई टोल्ड यू वो कैमरा हैंग हो गया है, अभी तक सही चल रहा था। ओके या तो बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करोगे यार, तो बैलेंस शीट में फिर से सारे नाम डाल दिए। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में झाड़ देना यार ज्ञान, फिक्स्ड एसेट्स में झाड़ देना ज्ञान। ग्रॉस वैल्यू चेक करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन चेक करेंगे। इन्वेंट्री में क्या क्या चेक करोगे, टाइप ऑफ इन्वेंट्री, कॉम्पोजिशन ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स। आराम से अंदर का ज्ञान झाड़ सकते हो, एक बार रीड करना, अंदर का ज्ञान झाड़ के आना, लर्न करना पॉसिबल नहीं है हर जगह। फिर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, अदर लायबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, आराम से ज्ञान झाड़ झाड़ के आना। ये वो ऐसे आंसर्स है ना कि 3-4 पन्ने भर जाएंगे तुम्हारे लिखते लिखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर इन्वेस्टिगेशन का अपना लास्ट हिस्सा आता है सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स। तो जनरली आप क्या समझते हो इन्वेस्टिगेशन का मतलब, इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड्स। तो यहां पे सबसे पहले फ्रॉड का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है सर, ऐसे 240 में दिया हुआ है। ऐसे 240 में क्या डेफिनेशन दिया गया फ्रॉड का, कि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट। या तो हो सकता है वो फ्रॉड मैनेजमेंट कर रही हो, टीसीडब्ल्यूजी कर रही हो, एम्प्लॉइज कर रहे हो, थर्ड पार्टी कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, डिसेप्शन यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिसेप्शन यूज कर रहे हैं, मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं टू ऑब्टेन ए अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। ठीक है जी। अब आपका क्या काम है सर, आप जब नॉर्मली हम जब ऑडिट की बात कर रहे होते हैं तो एज ए ऑडिटर अपना काम क्या होता है यार, कि अपन ऑडिट कर रहे हैं, फ्रॉड मिल गया सो मिल गया। बट यहाँ पे आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आपने एज ए इन्वेस्टिगेटर फ्रॉड डिटेक्ट करना रहेगा। सबसे पहले एज ए ऑडिटर अगर आपने फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड। तो सर जो फ्रॉड, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है वो इंडिविजुअल्स कितने सीनियर हैं, छोटे लेवल एम्प्लॉइज होंगे तो उनका फ्रॉड पकड़ना आसान रहेगा, लेकिन सीनियर लेवल एम्प्लॉइज होंगे, सीनियर मैनेजमेंट के लोग होंगे, उनका फ्रॉड पकड़ना मुश्किल रहेगा। स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर, जिस बंदे ने फ्रॉड किया है वो कितना चालाक है, एक चालाक लोमड़ी है, सालों से फ्रॉड करता आ रहा है, वैसा फ्रॉड पकड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा। भोला भाला पंडित है, अभी नया नया फ्रॉड किया है, वैसा फ्रॉड पकड़ना आसान रहेगा। डिग्री ऑफ कॉल्यूजन इन्वॉल्व, अकेले फ्रॉड किया है या मिली भगत के साथ किया है, अकेले फ्रॉड किया है तो फ्रॉड पकड़ना आसान रहेगा, बट कॉल्यूजन बना के किया है तो फ्रॉड पकड़ना मुश्किल रहेगा। फ्रीक्वेंसी एंड साइज ऑफ मैनिपुलेशन एंड अमाउंट्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या कर लोगे सर, चेक कर लोगे। अब अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं। जनरली ये सारा डिस्कशन अपन ऐसे 240 में करते हैं और इस एरिया में अपने को खाली एक जनरल आइडिया लेके चलना है। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड है, जैसे सबसे मेजर होते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अपन ऐसे 240 में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की वजह से फ्रॉड हो सकता है, अगेन ऐसे 240 में अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, इन सबका एक जनरल ज्ञान दिया हुआ है, मैंने खाली एक बार रीड करके छोड़ देना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे करप्शन, साहब करप्शन की वजह से फ्रॉड हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घूसखोरी बहुत होती है, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है। फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हो सकती है कि लेट एंट्री हो गया, नो एंट्री हो गया, पार्ट एंट्री हो गया। सेल्स फ्रॉड हो सकता है सर, सेल्स प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, सेल्स प्राइसेस इंक्रीज कर दिए या फिर सेल्स को दिखाया ही नहीं, सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है ना। एसेट को बेचा, एसेट को बेचा और एसेट को बेचकर इनकम दिखा दिया, एसेट को बेचकर इनकम दिखा दिया। कैश सेल को क्रेडिट सेल की तरह दिखा दिया, गुड डेब्ट्स को बैड डेब्ट्स दिखा दिए। अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हो सकते हैं। कलेक्शन फ्रॉड्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस फ्रॉड हो सकते हैं, फर्जी बिल बना दिए, खर्चे ज्यादा दिखा दिए, फिक्चर्स वेंडर बना दिया। हर किसी को एक बार रीड करते हुए चलो और खाली 3-4 पॉइंट, खाली 3-4 पॉइंट, खाली 3-4 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, वरना दिमाग पागल हो जाएगा।
पेरोल फ्रॉड्स हो सकते हैं सर, हमने एम्प्लॉय ज्यादा दिखा दिए, हमने उनके घंटे ज्यादा दिखा दिए, हमने उनकी तनख्वाह ज्यादा दिखा दी, फिक्चर्स एम्प्लॉयज दिखा दिए। डाटा फ्रॉड्स हो सकता है सर, हमने कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स हो सकते हैं सर, ये अपन डिजिटल ऑडिट्स में देखते हैं। बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं सर, बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं, पता चला कि भाई चेक में फ्रॉड है, सिग्नेचर्स को फॉर्ज कर दिया है, एटीएम ट्रांजैक्शंस को मिसयूज किया जा रहा है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर आपका हाथ में आ गया किसी का, तो आप उसको यूज करके पैसे निकाल रहे हो, एंड अदर्स। तो मतलब पूरा ज्ञान भरा टॉपिक है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फ्रॉड्स अराइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, फ्रॉड अलग अलग लेवल्स में राइज हो सकते हैं। ये भी प्रॉपर रीडिंग वाला टॉपिक है भाई, प्रॉपर रीडिंग वाला टॉपिक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, वरना सर फट जाएगा। एकदम इजी है, लॉजिकली समझ के चलो। अच्छा सर, फ्रॉड्स अलग अलग लेवल्स में राइज हो सकता है, जैसे पहला फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन, ब्राइबरी। अरे यार, आदमी फ्रॉड क्यों करता है, एम्प्लॉय फ्रॉड क्यों करता है, खुद का फायदा, गाड़ी चाहिए यार लोगों को स्टेटस दिखाने के लिए, तो फ्रॉड कर दिया। आईफोन चाहिए लोगों को स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, या फिर घर में किसी का इलाज कराना है, पैसे चाहिए, तो पर्सनल पर्पस के लिए फ्रॉड कर दिया आपने, ब्राइबरी वगैरह ले ली। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो सकते हैं सर, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स वगैरह हो सकते हैं। कंपनियां में किस प्रकार की फ्रॉड्स हो सकती है, हमने डमी कंपनीज बना दी, शेल कंपनीज बना दी, फिक्चर्स कंपनीज बना दी, जो बोलते हैं पेपर कंपनीज। मनी लॉन्ड्रिंग किया हमने, मनी लॉन्ड्रिंग किया। एडवांस बिलिंग, एडवांस बिलिंग, सेल्स हुआ नहीं है, फिक्चर सेल्स दिखा दिए, मार्च एंड में फिक्चर सेल्स दिखा दिए, क्योंकि अपने को सेल्स का वैल्यू इन्फ्लेट करने का है। फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज है वो किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं सर, तो चेक्स वगैरह टेम्पर कर दिए, चेक्स वगैरह टेम्पर कर दिए, कैश में घपलेबाजी कर दी। ये एम्प्लॉय लेवल में सबसे ज्यादा यही होता है, कैश में घपलेबाजी कर दी, ठीक है ना, कैश में घपलेबाजी कर दी। एक होता है ऑफ बुक फ्रॉड, ऑफ बुक फ्रॉड, इसका मतलब लेट अस से कंपनी ने क्या किया, 10 लाख का माल कैश में बेचा, कंपनी ने 10 लाख का माल क्या किया सर, कैश में बेचा। तो पार्टिकुलरली जो पेनिट्रेटर है उसने पहले ही कैश को क्या कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, उसने पहले ही कैश को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया बिफोर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिफोर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। टीमिंग एंड लेडिंग, ये बहुत स्पेशल तरीके का फ्रॉड होता है भाई, टीमिंग एंड लेडिंग। इसको मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, एक की टोपी दूसरे के सर, एक की टोपी दूसरे के सर। ए से पैसा लिया, ए ने पैसे दिए लाख रुपए, मतलब ए हमारा कौन है, डेटर है। हमने ये दिखाया कि अरे यार ए ने ना 50,000 दिया था, 50,000 बाद में देगा, और 50,000 पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। फिर बी से पैसा आया, बी एक दूसरा डेटर है, तब हमने ये दिखा दिया कि ए ने पैसे दे दिए, अभी बी ने नहीं दिया। फिर सी का पैसा आया, तब हमने दिखा दिया कि बी ने पैसे दिए हैं, सी का नहीं दिखाया। और इस तरीके से वो ए का जो पैसा है ना, वो आप पर्सनल अपने जेब में लेके बैठे हो और पैसे को घुमा रहे हो, उसको बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट हो सकता है, फेक बिल्स बना दिए हमने, फेक बिल्स बना दिए, पर्सनल खर्चों को प्रोफेशनल खर्चा दिखा दिया। एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम हो सकता है सर, आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को बिजनेस एक्सपेंडिचर्स दिखा दिया, आपने फॉल्स क्या कर लिया सर, एक्सपेंडिचर्स का रीइंबर्समेंट ले लिया। आर्टिकलशिप वगैरह में करते हो ना, पता चला कि भाई जो खुद के खर्चे हैं उसको भी बिजनेस का खर्चा दिखा दिया और अपने प्रिंसिपल से उसका रीइंबर्समेंट ले लिया। पेरोल फ्रॉड हो गया, कमीशन स्कीम्स हो गया। आपने पार्टिकुलरली क्या किया सर, आपने जो सेल्समैन वगैरह होता है, सेल्समैन वगैरह को टारगेट दिया जाता है कि जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना आपको कमीशन मिलेगा, तो ज्यादा कमीशन के चक्कर में सेल्स ज्यादा दिखा दिया ताकि उनको कमीशन ज्यादा मिल जाए। तो ये अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हो सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो एक जनरल ज्ञान दिया है, घुसना मत अंदर, लॉजिकली समझ लेना कि ठीक है यार ये अलग अलग प्रकार का फ्रॉड्स हो सकता है। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, बिफोर प्रोसीडिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले किसी भी फ्रॉड का आपने 3 बातें असरटेन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना चाहिए, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना चाहिए, कंट्रोल्स कैसे हैं। दूसरी चीज आपने असरटेन करना चाहिए एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ पर्सन, कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना चाहिए, लुक एट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आपने असरटेन कर लेना चाहिए एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ पर्सन की किसका क्या काम है। और पार्टिकुलरली जिस भी बंदे पे आपको शक है कि उसने फ्रॉड किया है, सपोज आपको किसी एम्प्लॉय पे शक है, एक कैशियर पे शक है, अब वो जो कैशियर होगा ना, वो कैशियर का जो स्कोप है वो लिमिटेड रहेगा फ्रॉड करने का। लेकिन अगर आपको मैनेजर पे शक है तो मैनेजर का दायरा ज्यादा रहेगा, तो आपको भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप ये देख लेना कि आपको किसमें शक है उसकी ऑथोरिटी कितनी है, आपको जिसमें शक है उसकी ऑथोरिटी कितनी है। अब यहां पे सर एक अच्छा टॉपिक आता है कि पार्टिकुलरली मनी का इंबेजलमेंट कैसे हो सकता है। तो अब मनी का इंबेजलमेंट कैसे होगा सर, या तो आप कैश रिसिप्ट्स में इंबेजलमेंट करोगे, या तो आप कैश रिसिप्ट्स में इंबेजलमेंट करोगे, हेरा फेरी,
या तो कैश के पेमेंट्स में हेराफेरी करोगे, या तो कैश के रिसिप्ट्स में हेराफेरी करोगे, या तो कैश के पेमेंट्स में हेराफेरी करोगे। ठीक है जी, या तो कैश रिसिप्ट्स में हेराफेरी करोगे, या तो कैश के पेमेंट्स में हेराफेरी करोगे। कैसे हेराफेरी कर सकते हो यहां पे समझना ध्यान से। सबसे पहले इम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट्स। आप कैसे कैसे कैश के रिसिप्ट्स में इम्बेजलमेंट कर सकते हो। एक बार ये समझ में आ गया ना कि कैश रिसिप्ट्स में कैसे कैसे इम्बेजलमेंट हो सकता है, तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि एज ए ऑडिटर अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैश रिसिप्ट्स के इम्बेजलमेंट का सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए कैशियर है मिस्टर पप्पू, मान लीजिए कैशियर है मिस्टर पप्पू, उसने 1 लाख के गुड्स बेचे मिस्टर ए को, कैश डिस्काउंट दिया 2000, बट मैनेजमेंट को दिखा दिया साहब हमने कैश डिस्काउंट दिया है 3000, और 1000 कहां डाल दिया अपने पॉकेट में। समझ में आया? कैश रिसिप्ट्स में क्या कर दिया? घपलेबाजी, हेरा फेरी। अगली चीज, अगेन कैशियर ने क्या किया सर, लाख रुपए के गुड्स बेचे मिस्टर ए को कैश में, और मैनेजमेंट को दिखा दिया क्रेडिट सेल है, पप्पू बाद में पैसा क्रेडिटर जो है बाद में पैसा देके जाएगा। समझ गया? तो वो लाख रुपए क्या कर लिए, फिर से अपने जेब में डाल दिया। तीसरा सिचुएशन, लाख रुपए का क्रेडिट सेल हुआ मिस्टर ए को, लाख रुपए का क्रेडिट सेल हुआ मिस्टर ए को, मिस्टर ए अगले दिन आके पैसा देके चला गया, मिस्टर ए अगले दिन आके पैसा देके चला गया, इतना भला आदमी था, लेकिन आपने ये दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि ये तो बैड डेप्थ हो गया, आपने ये दिखा दिया कि ये तो बैड डेप्थ हो गया, और उस पैसे को क्या कर लिया, अपने जेब में डाल दिया। तो ये एक प्रकार से क्या हो सकता है सर, इम्बेजलमेंट हो सकता है, घपलेबाजी हो सकती है। अगली चीज क्या हो सकती है, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा सिचुएशन है, ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। मान लीजिए कंपनी ने माल बेचा है कस्टमर को मिस्टर राम 1 लाख रुपए का, कैशियर ने रिकॉर्ड किया 90,000 ही मिला है, कैशियर ने रिकॉर्ड किया 90,000 ही मिला है, कैशियर ने रिकॉर्ड किया 90,000 ही मिला है, और 10,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिए। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ऑडिट के अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री एंड शॉर्ट डेबिटेड द कस्टमर्स अकाउंट। फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री एंड शॉर्ट डेबिटेड द कस्टमर अकाउंट, कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय ने क्या किया, फ्रॉडुलेंट लेजर एंट्री पास किया और कस्टमर के अकाउंट को शॉर्ट डेबिट कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द वेज द फ्रॉड कैन बी डन। उसके बाद पांचवा एरिया, किस तरीके से कैश रिसिप्ट्स में फ्रॉड हो सकता है सर। मान लीजिए पार्टी ए को माल बेचा है 1 लाख रुपए में, ठीक है जी, अब यहां पे कैशियर ने क्या किया, 5,000 का फिक्चर सेल्स दिखा दिया, 5,000 का फिक्चर सेल्स रिटर्न दिखा दिया, 5,000 का फिक्चर सेल्स रिटर्न दिखा दिया। ये दिखा दिया कि कस्टमर ने 5,000 का सेल्स रिटर्न किया है, और फिर अकॉर्डिंगली इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को भी एडजस्ट कर दिया और 5,000 रुपए जेब में डाल दिया। तो अब इसको ऑडिट की भाषा में क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग ए फिक्चर्स क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ कस्टमर, एडजस्टिंग ए फिक्चर्स क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिम। दिस इज द अंग्रेजी वी आर गोइंग टू यूज। एंड द सिक्स्थ सिचुएशन, 5,000 का गुड्स मिस्टर ए को बेचा, काउंटर फॉल जो इश्यू होता है ना, काउंटर फॉल जो इश्यू होता है, जो रिसिप्ट इश्यू होता है, उसी में हमने क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया, काउंटर फॉल को गलत दिखा दिया, 4,000 का हमने काउंटर फॉल दिखा दिया, 1,000 रुपए जेब में डाल दिए। तो अलग अलग प्रकार से फ्रॉड्स हो सकते हैं, या फिर जो टोटल वाला कॉलम होता है उसमें हमने प्लस माइनस ज्यादा करके दिखा दिया। तो अलग अलग प्रकार से क्या किया जा सकता है सर, कैश रिसिप्ट्स में एम्बेजलमेंट किया जा सकता है। ये समझ में आ गया, ये सिचुएशन समझ में आ गया, तो आराम से बना के लिख लोगे, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे वहां पर। अब मेनली जो टेक्निकल एरिया था ना, वो ये एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट वाला पार्टी था, इसलिए मैंने वो कैश रिसिप्ट वाले पार्ट में नोट्स का यूज किया। वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स आप कैसे वेरीफाई करोगे एज ए ऑडिटर। अब तुम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो तुम आराम से कोरिलेट कर सकते हो कि आप वेरीफाई कैसे करोगे एज ए ऑडिटर। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आराम से आप क्या कर सकते हो सर, वेरिफिकेशन के पॉइंट्स देख सकते हो। तो आप कैश रिसिप्ट्स वेरीफाई करने के लिए क्या सोचोगे, आप सोचो कि किस तरीके से इनकम आ सकता है, किस किस प्रकार से इनकम आ सकता है, उन सारी चीजों को आप स्क्रूटनाइज करो, जैसे रेंटल रजिस्टर्स, इन्वेंट्री सेल समरी, कार्बन कॉपीज वगैरह चेक कर लो, कार्बन कॉपीज वगैरह चेक कर लो। कैश को लेकर एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल ये होता है कि डेली का कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाए। तो आप ये देख लो कि डेली का जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है क्या। सेल्स में घपलेबाजी की जा सकती है, तो जो स्क्रैप है, स्क्रैप में घपलेबाजी की जा सकती है, स्क्रैप के सेल्स में उसका रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लीजिए। कैश सेल्स का अच्छे से वाउचिंग कर लीजिए। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, अब ये बहुत सिंपल है, इसलिए मुझे लगा नहीं कि इसमें नोट्स का नोट्स बनाने का जरूरत है। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, तो फर्जी इनवॉइस बना दिया, पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा दिया, राइट। टोटलिंग, जो टोटल कॉलम है उसमें अपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए। तो आराम से आप क्या कर सकते हो सर, कैश पेमेंट्स को इन्फ्लेट कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे करोगे कैश पेमेंट्स का, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेना पेमेंट हुआ है क्या।
बियरर चेक्स को एग्जामिन कर लेना, जो भी पेमेंट्स बियरर चेक से हुआ है उनको एग्जामिन कर लेना, उनमें घपलेबाजी की चांसेस ज्यादा होती है, बिकॉज बियरर चेक में क्या होता है, फिर नाम नहीं लिखा होता। फिर पेमेंट्स, जब पेमेंट्स की बात हो रही है तो कंपनी नॉर्मली घपलेबाजी कहां करती है, वेजेस के पेमेंट में। डमी वर्कमैन दिखा दिया, एक्सेस वर्क, डमी वर्कमैन दिखा दिया, फिक्चर्स वर्कर दिखा दिया, तो वेजेस का जो पेमेंट का सिस्टम है वो चेक कर लेना। जो डायरेक्टर्स का पेमेंट वगैरह हुआ है उनसे कंफर्मेशन ले लेना। पीटी कैश बुक को चेक कर लेना, पीटी कैश बुक को चेक कर लेना। अगला एरिया है फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। सप्लायर लेजर के थ्रू कैसे फ्रॉड हो सकता है, सप्लायर लेजर के थ्रू कैसे फ्रॉड हो सकता है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा एरिया है, टेक्निकल एरिया है, बोल के इसके भी अपन ने कुछ नोट्स बना लिए कि सप्लायर लेजर में कैसे फ्रॉड हो सकता है सर। अब देखो लॉजिकली सोचो, फ्लो क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा। सप्लायर ने गुड सप्लाई किया होगा, जब सप्लायर ने गुड सप्लाई किया होगा कंपनी ने गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री की होगी और बदले में सप्लायर को जीआरएन इशू किया होगा, गुड्स रिसीव नोट इशू किए होंगे, ऐसा ही क्या रहेगा। तो एज ऑडिटर आप क्या चेक कर लोगे, ये पूरा प्रोसेस चेक कर लोगे, जी गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री हुआ क्या, सप्लायर को जीआरएन इशू किया क्या, और एडिशनल तसल्ली के लिए, एडिशनल सेटिस्फैक्शन के लिए सप्लायर से उसके बैंक स्टेटमेंट्स भी मंगा सकते हो कि भाई मेरे को बैंक स्टेटमेंट प्लीज दे दे, मैं चेक करना चाहता हूं कि तेरे स्टेटमेंट में कब का पेमेंट आया कंपनी की तरफ से। तो लॉजिकली सोचो, दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस। ठीक है, कि सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया, कंपनी ने गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री की और जीआरएन सप्लायर को इशू कर दिया, तो आप वेरीफाई कर लो ये पूरा प्रोसेस और बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ सप्लायर चेक कर लो। अब कंपनी कैसे कैसे फ्रॉड कर सकती है सप्लायर लेजर के थ्रू, तीन सिचुएशंस है यहां पे। सबसे पहले फिक्चर सप्लायर बना दिए, फेक इनवॉइसेस बना दिए, फॉल्स अकाउंट्स में पेमेंट दिखा दिए। सिचुएशन नंबर 2, सप्लायर जेन्युइन है, फिक्चर्स नहीं है, कॉल्यूड कर लिया सप्लायर के साथ, बिल्स इन्फ्लेट कर दिए और बोला 10 लाख का बिल का पेमेंट तेरे को 12 लाख दूंगा, 2 लाख मेरे अकाउंट में अलग से डाल दिया। उसको बोलता है सप्लायर ने किक बैक कर दिया, उसको बोलता है सप्लायर ने किक बैक कर दिया। सिचुएशन नंबर 3, अमाउंट पेबल टू सप्लायर। ठीक है, अमाउंट पेबल टू सप्लायर, कुछ पैसा सप्लायर ने क्लेम नहीं किया, कुछ पैसा सप्लायर ने क्लेम नहीं किया, वो भूल गया लेना, आपने उसे विड्रॉ कर लिया। या फिर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया था, आपने उसे सप्रेस कर दिया, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया था, आपने उसे सप्रेस कर दिया, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया था, आपने उसे सप्रेस कर दिया। तो ये क्या हो सकता है सर, फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। फ्रॉड थ्रू कस्टमर लेजर, कस्टमर लेजर में कैसे फ्रॉड हो सकता है सर, कस्टमर लेजर में सबसे कॉमन चीज है टेमिंग एंड लेटिंग फ्रॉड, जो आपको ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, सबसे कॉमन चीज है टेमिंग एंड लेटिंग फ्रॉड। तो आप कस्टमर से कंफर्मेशन ले सकते हो, कंफर्मेशन वगैरह लेके चेक कर सकते हो, ऑर्डर बुक वगैरह चेक कर सकते हो। फिर होता है सर इन्वेंट्री फ्रॉड। इन्वेंट्री फ्रॉड मतलब क्या हो गया यार, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में क्या होता है, 5,000 का 10,000 का राशन एम्प्लॉय घर लेके चला जाता है, इन्वेंट्री फ्रॉड हो गया। गुड्स चुरा लिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑर्डर कर लिया, माल डिस्पैच हो गया बट पार्टिकुलरली उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या हो गया सर, इन्वेंट्री फ्रॉड्स हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है जो पूछा जा सकता है कि सर इन्वेंट्री का डिफल्केशन हो रहा है, आप कैसे पता लगाओगे इन्वेंट्री का डिफल्केशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप क्या देखना, सर आप ये देख लेना पार्टिकुलरली कंट्रोल्स कैसे हैं इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, आप ये देख लेना कंट्रोल्स कैसे हैं इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। फिर आप ये देख लेना कॉल्यूजन तो नहीं हो रहा लोगों के बीच, आप ये देख लेना कॉल्यूजन तो नहीं हो रहा लोगों के बीच। आप ये देख लेना कि एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ पर्सन क्या क्या है, आप ये देख लेना किसी सिंगल पर्सन के हाथ में ज्यादा पावर्स तो नहीं दे दी है, किसी सिंगल पर्सन के हाथ में ज्यादा पावर्स तो नहीं दे दी है, किसी सिंगल पर्सन के हाथ में ज्यादा पावर्स तो नहीं दे दी है। अगर पार्टिकुलरली इन्वेंट्री डिस्पैच होगा तो इसका मतलब, अगर इन्वेंट्री आएगा तो गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में उसका एंट्री होगा, अगर इन्वेंट्री जाएगा तो गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में उसका एंट्री होगा, आप वो सारी चीजें चेक कर लेना। तो यार कोई भी 3 से 4 पॉइंट, एंड दैट टू जस्ट द हेडिंग, जस्ट द की पॉइंट, इससे ज्यादा आप याद नहीं कर पाओगे यार, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान ही लगाना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको 4 में 2 नंबर ही आ सकता है, इसके ऊपर आ भी नहीं सकता। तो वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो, देख लो लोगों के बीच कॉल्यूजन तो नहीं है, जाके इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, देख लो कि पार्टिकुलरली किस पर्सन को क्या ड्यूटी दी गई है, किसी एक ही बंदे को ज्यादा पावर्स तो नहीं दे दिया है, मतलब इंटरनल चेक की बेसिक चीजें। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, ये हम ऐसा 240 में पढ़ते हैं। फ्रॉड डायमंड्स क्या होते हैं, या फिर 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं, फ्रॉड डायमंड्स क्या होते हैं या फिर 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं। तो बोला भाई उल्फ एंड हरमेंसन, नाम भी क्या दिया यार उल्फ, बट उल्फ के आगे ई लगा दिया ताकि इज्जत ना जाए। बोला उल्फ एंड हरमेंसन ने फ्रॉड को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं आपको याद है, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो हम ऐसे 240 में देखते थे, दैट इज इंसेंटिव,
अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव, कि किसी को नीड अगर फ्रॉड करने का, किसी के पास मकसद, जैसे सीआईडी वगैरह में देखते हैं ना, मकसद किसका है खून करने का, इंसेंटिव किसके पास है, अपॉर्चुनिटी कौन कर सकता था, कौन उस पोजीशन में जो कर सकता है, एंड रैशनलाइजेशन, नियत किसकी खराब है, नियत किसकी खराब है। तो पार्टिकुलरली यहां भी ना फ्रॉड के 4 एलिमेंट्स है, 3 तो यही हो गया, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। यहां पे एक 4th फैक्टर और है, कैपेबिलिटी। भाई कैपेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना यार, इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है, रैशनलाइजेशन है, बट मैं फट्टू हूंगा तो मैं कैसे फ्रॉड करूंगा, कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। तो 4 एलिमेंट्स है फ्रॉड का, पहला इंसेंटिव, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा रैशनलाइजेशन, चौथा कैपेबिलिटी। सबसे पहले इंसेंटिव, मेरे पास कोई मकसद है क्या फ्रॉड करने का, एक एम्प्लॉय है, उसके घर में बुरी मां बहुत बीमार है, इलाज के लिए 10 लाख चाहिए, तनख्वाह 50,000 की है, मैनेजमेंट एडवांस देने से मना कर रहा है, नीड है फ्रॉड करने का, इंसेंटिव है फ्रॉड करने का। अपॉर्चुनिटी, कंट्रोल वीक है, रैशनलाइजेशन, नियत खराब है, कैपेबिलिटी कि हाँ भाई उस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है, आईटी पर्सनल है, वो चाहे तो कंपनी के आईटी सिस्टम को हैक भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है। तो 4 एलिमेंट्स है फ्रॉड के, या फिर आप फ्रॉड डायमंड्स भी बोल सकते हैं, या फिर फ्रॉड डायमंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट में देखना जनरल सा क्वेश्चन है जो एक बार आया था पुराने सिलेबस में, रीजंस फॉर हायर सेल्स टर्नओवर बट डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट्स। ऐसे आपको अपॉइंट किया गया एज ए इन्वेस्टिगेटर और आपसे पूछा जा रहा है कि साहब पता लगाइए क्या कारण है कि हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है बट नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है बट नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। ऐसा कैसे भाई, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। अच्छा अब समझ में आया, आप बहुत ही कट थ्रोट प्राइसिंग में सेल कर रहे होगे, या फिर जिन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है आप वो ज्यादा बेच रहे होगे, या फिर आपकी बाकी खर्चे ज्यादा होंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ज्यादा होंगे, आपके फिक्स्ड खर्चे ज्यादा होंगे, आपके इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह ज्यादा होंगे, ऐसा ही कुछ रहेगा ना। तो लॉजिकली बना के लिख सकते हो, लॉजिकली बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फाइनली खाली एक लास्ट टॉपिक है जिसको मैं बोलूंगा बेटा इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन कर लेना, बिकॉज एज सच लॉजिक्स आप याद नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय ए बिजनेस। अगर एक इंडिविजुअल या फर्म बिजनेस खरीदना चाहता है, अगर एक इंडिविजुअल या फर्म कोई बिजनेस खरीदना चाहता है, उसके बिहाफ में अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो क्या क्या चीजें देखोगे, क्या क्या चीजें देखोगे, क्या क्या चीजें देखोगे। ठीक है, तो अगर एक इंडिविजुअल या फर्म बिजनेस खरीदना चाहता है और उसके बिहाफ में आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो क्या क्या चीजें देखोगे। सबसे पहले रीजन फॉर द सेल ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस को बेचने का रीजन क्या है, बिजनेस को बेचने का रीजन क्या है। और सुनो 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 और सुनो 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 एक चीज सोचना, लॉजिकली सोचना कि पार्टिकुलरली यहां पे जो प्रेजेंट प्रोप्राइटर या पार्टनर्स है वो रिटायर होंगे, मैं बिजनेस खरीदूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो करंट प्रोप्राइटर है या करंट पार्टनर है उसको बेचने के बाद बिजनेस ठप हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, बिजनेस एक ही आदमी के नाम पर टिका हुआ है, तो पता चला वो जैसे रिटायर हो गया बिजनेस ठप हो गया। तो reasons for the sale of business and the effect on turnover and profits, and the effect on turnover and profits that would be on the retirement, because on the retirement of the present partner। एक ये पॉइंट हो गया जो लॉजिकली आप देख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद एक पॉइंट और लॉजिकल है, if the bulk of sales are made to customers whose number is small, the profitability of business would be greatly shaken if they withdraw on withdrawing their support। मान लो सपोज लेट अस से जिसका भी आप बिजनेस खरीदने जा रहे हो वो मेजरली उनका सारा सेल्स 2 या 3 कस्टमर्स को ही होता है, उनका मेजरली सारा सेल्स 2 या 3 कस्टमर्स को ही होता है, और उनका भी करंट ओनर्स के साथ क्लोज कनेक्शन है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जैसे ही ओनर ने आपको बिजनेस बेचा और बिजनेस बेच के निकला, वो जो 2-3 कस्टमर्स है वो भी बैकआउट कर जाएंगे और सेल्स ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, सेल्स ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में देते हुए चलना है। तीसरी चीज गुडविल में क्या इंपैक्ट आएगा, तो गुडविल वाला पॉइंट देख लेना। तीसरी चीज गुडविल में क्या इंपैक्ट आएगा, गुडविल वाला पॉइंट देख लेना। एक अच्छा पॉइंट क्या है, जो प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ है, जो प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ है उनका क्या एज है और क्या आगे वो आपके साथ काम करना चाहते हैं क्या। बिकॉज लॉजिकली क्या होगा, सोचो आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, जो करंट एम्प्लॉयज वहां बैठे हैं उनको लोग जानते हैं, उनको स्टाफ उनको पब्लिक जानती है। तो अगर वो स्टाफ आपके साथ जुड़ा रहेगा, अगर वो स्टाफ आपके साथ जुड़ा रहेगा, ज्यादा चांसेस है, ज्यादा कनेक्शन है कि यार कस्टमर्स आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन वो सब भी अगर साथ में चले गए तो ज्यादा चांसेस है कस्टमर भी चले जाएंगे। तो प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ का एज क्या है और वो आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं, वो आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट्स ओन्ड बाय द वेंडर। मान लो सपोज एक बंदा ना डोमिनोज का फ्रेंचाइजी चला रहा है, आप उसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो ये भी देख लेना यार पेटेंट का कितना टाइम पीरियड बचा है।
पता चला 5 साल का लाइसेंस था, 4 साल ऑलरेडी पार हो गया है, सिर्फ 1 साल बचा है या सिर्फ 4 महीना बचा है, और आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को परचेज कर रहे हो, आपने एक मोटा अमाउंट पे किया है और पता चला पेटेंट का जो टाइम पीरियड बचा है वो सिर्फ 4 महीने का बचा है, 5 महीने का बचा है, आगे रिन्यू होगा नहीं होगा, यू आर नॉट श्योर, तो वो चीज भी देख लेना। तो है लॉजिकल, बट ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं यार, याद करने में तकलीफ आती है। मतलब मैं स्टूडेंट होता तो मुझे सबसे ज्यादा याद करने में तकलीफ इसी एरिया में आता। तो पार्टिकुलरली ध्यान रख के चलना, रीजन फॉर द सेल ऑफ बिजनेस, और पार्टनर जाएगा या प्रोप्राइटर जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उसके स्टाफ साथ में रहेंगे क्या, अगर बल्क ऑफ सेल्स कस्टमर्स को किया जा रहा है जिनका नंबर स्मॉल है, तो अगर उन्होंने अपना विड्रॉ सपोर्ट कर लिया, वो कर लिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाएगी। फिर एक पेटेंट वाला पॉइंट है, और अगर बिजनेस बिलोंग्स टू ए लिमिटेड कंपनी, इफ द बिजनेस बिलोंग्स टू ए लिमिटेड कंपनी, तब क्या क्या देख के चलना, कंपनी को ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल देख के चलना, ये देख के चलना कि कोई अनकॉल्ड लायबिलिटी तो नहीं है, ये देख लेना कि कंपनी के एसेट्स के खिलाफ कुछ मॉर्गेज या चार्ज वगैरह तो क्रिएट नहीं किया हुआ, ये देख लेना कि कंपनी के एसेट्स के खिलाफ कुछ मॉर्गेज या चार्ज वगैरह तो क्रिएट नहीं किया हुआ, और ये आराम से आपको मिल जाएगा बाय सीइंग द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये आराम से आपको मिल जाएगा बाय सीइंग द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो अगर बिजनेस किसका है, लिमिटेड कंपनी का है, तो क्या क्या देख लेना, ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल देख लेना, अनकॉल्ड लायबिलिटी देख लेना, टाइप्स ऑफ कैपिटल देख लेना, डिविडेंड वगैरह का पेमेंट देख लेना, ये देख लेना कि एसेट के खिलाफ कोई मॉर्गेज तो क्रिएट नहीं किया हुआ, चार्ज तो क्रिएट नहीं किया हुआ, और किस प्राइसेस में शेयर इशू किया जा रहा है वो देख लेना। हो सकता है यहां पे आपको शेयर के वैल्यूएशन का अलग से इन्वेस्टिगेशन कराना पड़े, हो सकता है यहां पे आपको शेयर के वैल्यूएशन का सर अलग से इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ जाए। और एक टॉपिक और दिया हुआ, इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट, एक बार रीड करके चल सकते हो, ज्यादा काम का नहीं है। और यहां पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इन्वेस्टिगेशन और ड्यू डिलिजेंस खत्म होता है। ठीक है, तो कोशिश की है बहुत ही कम टाइम के अंदर लॉजिक्स आपके थोड़े से क्लियर हो जाएं और कुछ पॉइंट्स आपके याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये कोशिश कामयाब हो, एंड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर छोड़ने वाली नौबत आपके पास ना आए, आप आराम से इस चैप्टर को मैनेज करके क्या कर सकते हो सर, एग्जाम दे सकते हो। बट याद रखना यार, कुछ चैप्टर्स ये ऐसे हैं ना कि यहां पे हो सकता है ये पूरा दुनिया करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग ही आ जाए और आपको एकदम कॉमन सेंस के बेसिस में आंसर लिखना पड़े, तो वहां पे ये सारा ज्ञान आपके काम आएगा कि आप कॉमन सेंस यूज करके और क्या कर सकते हो, आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। कभी भी आपके आंसर वहां पे एग्जैक्टली सजेस्टेड से मैच नहीं करेगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे लॉजिक्स यूज करके कॉमन सेंस से आंसर लिखोगे तो 4 में 2 मिलने के चांसेस रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो बाकी एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेना ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। तो आई बिलीव आप लोग मैराथन सीरीज बराबर से देख रहे हो। जो बच्चा मैराथन सीरीज बराबर से देख रहा है, मैं एकदम एश्योर कर सकता हूं कि तुमको ऑडिट में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर ऑडिट में कॉन्फिडेंस लो है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, आस्क देम टू सी द वीडियोस, उनके भले के लिए भाई, है ना, उनके भले के लिए है, तो आस्क देम टू सी द वीडियोस। बाकी आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो। कोई भी तकलीफ है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एट 8638585920। अगर अभी भी आपको इन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैंने एक नॉन ऐसे का अलग से फास्ट ट्रैक कोर्स निकाल दिया ओनली एट 999, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम www.apnamentor.com। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।